अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1B के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि आपको सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। फर्स्ट पार्ट है कि द रेशियो ऑफ 2 years to 6 month, कि आपकी रेशो क्या आएगी। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो रेशो होती है वो सेम काइंड्स की होती है। तो यहाँ पर ईयर्स में क्वांटिटी है और यहाँ मंथ्स हैं, तो पहले हम इनको सेम करेंगे। तो हम जानते हैं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। मतलब 1 year विच इज़ इक्वल टू, अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश करें तो 1 year विच इज़ इक्वल टू आपके पास 1 year विच इज़ इक्वल टू 12 months। ऐसा ही है, एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। अब तो अगर हम बात करें 2 years की, तो 2 years में कितने होंगे, 2 years आपके पास डबल हो जाएगा। सो 2 times 12 months। ऐसा ही है। सो 12 का डबल कितना होता है, 24 month। सो 2 years की अगर हम बात करें तो इस केस में 24 months बनते हैं। अब हमने रेशो लेनी है, तो रेशो हम लेके देखते हैं कि क्या रेशो किसकी है। पहले हम बात करते हैं ईयर्स की, तो जो कि है 24/6। ऐसा ही है ना। अगर हम बात करते हैं 2 years की, जो कि 24 months बनते हैं और 6 month। तो अब अगर हम 6 के टेबल से इसको जो है कैंसिल आउट करें तो 6 4 ज़ार 24 एंड 6 1 ज़ार 6। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है, जो कि सही ऑप्शन बनती है सी वाली। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज विद सेम काइंड इज नॉन एज, कि आपके पास दो क्वांटिटीज़ हों जिनकी काइंड सेम हो, तो उस कंपैरिजन को आप क्या कहते हो, उस कंपैरिजन को हम रेशो कहते हैं। अभी जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने इनके यूनिट्स को सेम किया था ताकि हम इसको रेशो फॉर्म में लिख सकें। इसका जो सही ऑप्शन है वो है रेशो। ये रेट जो होता है ये भी कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ का, लेकिन उनमें डिफरेंस होता है। मतलब वो डिफरेंट काइंड्स की दो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका कंपैरिजन होता है। प्रपोर्शन भी कंपैरिजन ही होता है, लेकिन ये दो रेशोज़ का कंपैरिजन होता है। ये सारी चीज़ें कंपैरिजन ही हैं। रेट दो डिफरेंट यूनिट्स का कंपैरिजन होता है, रेशो सेम की होती है। प्रपोर्शन कंपैरिजन होता है दो रेशोज़ का, ठीक है। और एवरेज जो है बेसिकली ये रेट्स, एक से ज़्यादा रेट्स हों तो उन सब की जब एवरेज निकाल जाती है तो वो आपके पास आता है। तो इस तरह से इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं जी अपने थर्ड की। तो थर्ड है कि द वैल्यू ऑफ एम इन द गिवन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन आपको दिया है और आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि मीन्स का प्रोडक्ट बराबर होता है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के। तो एक्सट्रीम्स बोलते हैं बाहर वाली वैल्यूज़ को और मीन्स बोलते हैं अंदर वाली वैल्यूज़ को। तो अगर हम 6 को करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, 6 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को एम से या एम को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, ये आपके पास आ जाएगा 60 विच इज़ इक्वल टू 5m। सो 60/5 विच इज़ इक्वल टू m। इन दिस वे m को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास m विच इज़ इक्वल टू m वन ज़ार, यहाँ पर 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, तो रिज़ल्ट आएगा 12। तो इस केस में जो सही ऑप्शन है वो है 12। जब हम 5 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट 12 मिलता है, तो ये ऑप्शन। फिर कह रहा है द इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज इज़ नॉन एज। अभी मैंने बात की है कि रेशो क्या है, सेम क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन। रेट क्या है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन। और प्रपोर्शन क्या है, दो रेशोज़ का कंपैरिजन, दो रेशोज़ का इक्वल होना। तो इसका सही ऑप्शन है डी वाला। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ की। तो कह रहा है इन प्रोपोर्शन प्रोडक्ट ऑफ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स आर इक्वल। ये बात भी अभी हम करके आए हैं जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो मीन्स का और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है इफ़ द कॉस्ट इज़ 450 एंड सेलिंग, सॉरी कॉस्ट प्राइस, if the cost price is 450 and selling price is 550, then find the profit.
प्रॉफिट क्या होता है कि आपने एक चीज़ कम पैसों में लेके ज़्यादा पैसे में बेच दी, तो जो आपने डिफरेंस है उस आपने आपकी ख़रीदारी का और आपने जो बेचा है उसका जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है। अब प्रॉफिट क्या होगा, उसने बेची है कितने की, बेची है उसने 550 की और ली थी उसने 450 की, तो 100 रुपीज़ का क्या है, प्रॉफिट है। तो क्या फार्मूला होता है, बेसिकली फार्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट, ठीक है। मैं साथ साथ फार्मूला लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, अगर इसके रिलेटेड कोई और चीज़ आती है तो फिर हम बात कर सकें। प्रॉफिट क्या होता है, ये होता है बेसिकली सेल प्राइस जो कि एस पी लिख रहा हूँ माइनस कॉस्ट प्राइस जो कि सी पी लिखा जाता है। तो सेल प्राइस है हमारे पास कि हमने बेची है 550 की और ली थी 450 की, तो 100 का गैप है, तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ का प्रॉफिट, तो इसका सही ऑप्शन ये आएगा। अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जो कि 7th पार्ट है। इफ़ द मार्क प्राइस इज़ 780 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस इज़ 750 रुपीज़ देन डिस्काउंट विल बी। डिस्काउंट क्या होता है कि अगर आपके पास जो चीज़ की कीमत चल रही है मार्केट में वो चल रही है 50 रुपीज़, तो आपके पास कोई ग्राहक आता है तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि यार 50 छोड़ो, तुम मुझे 45 में दे दो या मुझे 40 दे दो, ले जाओ चीज़। तो जो आपने उसको एक्स्ट्रा पैसे छोड़े होते हैं वो पैसे आपका डिस्काउंट कहलाता है। तो डिस्काउंट क्या होता है, बेसिकली जो पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है उसमें से इंटरचेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अब क्या है डिस्काउंट का फार्मूला, अभी मैं राइट कर देता हूँ। डिस्काउंट हम कहते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि आपने वो पैसे जो छोड़ दिए हैं, किसी भी आपका जो कस्टमर था उसको आपने जो छोड़ दिए हैं पैसे, उसको हम कहते हैं यहाँ पर कि वो आपने उसको डिस्काउंट दिया। तो ये क्या है, उसकी मार्क प्राइस और आपने उसको दिया कितना है। तो मार्क प्राइस जो कि एम पी लिखा जाता है और सेल प्राइस जो कि एस पी, कि उसकी ओरिजिनल कीमत थी कितनी लेकिन आपने उसको कुछ छोड़ दिए। सेल प्राइस क्या होती है, जिसमें जितने में आपने उसको बेचा। अब ओरिजिनल प्राइस मार्क प्राइस मतलब जो उसकी मार्क प्राइस थी, जो उसकी ओरिजिनल प्राइस थी वो थी 780 और आपने बेच दिया 750 का, तो 3 रुपीज़ का आपने उसको डिस्काउंट दिया। तो 780 माइनस 750 विच इज इक्वल टू 30, तो 30 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला, तो इस केस में रिजल्ट आता है 30। फिर कह रहा है द टैक्स इम्पोज ऑन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड इनकम टैक्स, ठीक है। हमने जब टैक्स के बारे में पढ़ा था तो हमने बहुत सारे टैक्स पढ़े थे। हमने इनकम टैक्स पढ़ा था, हमने प्रॉपर्टी टैक्स पढ़ा था, हमने जीएसटी टैक्स पढ़ा था, वीएटी टैक्स पढ़ा था। तो ये सारे टैक्स क्या होते हैं, ये जीएसटी टैक्स जो होता है ये चीज़ों पे लगता है। लेट से हम कोई चीज़ खरीदते हैं, लेट से हम जो है बिस्किट्स लेते हैं, घी लेते हैं, चीनी लेते हैं, तो इन चीज़ों पे जो हमारी ज़रूरियात की होती हैं इन पे जो टैक्स लगता है वो जीएसटी टैक्स होता है। अब ये वीएटी जो टैक्स होता है ये जीएटी से रिलेटेड होता है, ये भी इन्हीं चीज़ों पे लगता है। लेकिन जो जीएसटी और वीएटी पाकिस्तान में सेम होता है, लेकिन अगर वीएटी की बात करें तो वीएटी एक ऐसी अमाउंट होती है जो, अब देखें कोई फैक्ट्री कोई चीज़ें बनाती है, कोई भी फैक्ट्री जब चीज़ें बनाती है तो उस पर कॉस्ट आती है। फिर जब कंज्यूम जो आगे लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो लेके जाते हैं, वो ले जाने पे जो खर्चा होता है और उसकी जो वैल्यू में इंक्रीज़ होता है, मतलब जो इजाफा होता है, उस इजाफे की वजह से जो टैक्स जो है, जो पैसे इंक्रीज़ किए जाते हैं उसको वीएटी बोला जाता है, ठीक है, उसको वीएटी बोला जाता है। लेकिन हमें क्या कहा जा रहा है, हमें उसने कहा है कि टैक्स जो किसी खास बंदे है किसी की इनकम की वजह से लगता है, तो अगर इनकम की वजह से लगता है तो वो इनकम टैक्स होता है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी की वजह से लगता है तो वो प्रॉपर्टी टैक्स होता है। जीएसटी क्या है, जो चीज़ों पे लगता है, जो हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो उस पे लगता है, ठीक है। वीएटी वैल्यू एडेड टैक्स इसको बोलते हैं। और ये बेसिकली जो हमारे पास जो ज़्यादा खर्चा होता है, मतलब चीज़ों को ले जाने में, आगे पीछे ले जाने में, वहाँ जो खर्चा होता है उस चीज़ से ये चीज़ जो है ली जाती है। तो वीएटी, जीएसटी, इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है इनकम टैक्स का। अब बात कर लेते हैं अपने 9th पार्ट की। तो इस केस में कह रहा है कि रेट ऑफ ज़कात है। अब ज़कात का जो रेट होता है वो होता है 2.5%, ठीक है। 2.5%, ये हमने बहुत सारे क्वेश्चन में किया है।
तो हमारे पास ज़कात का जो रेट होता है वो होता है 2.5%। ये इस्लाम फिक्स करता है, ठीक है। सो फिर क्या है, द रेट ऑफ उशर ऑन लैंड एग्रीगेट बाय नेचुरल सोर्सेज। हमने उशर को देखा था कि उशर जो है दो तरीक़ों से लिया जाता है और उशर लगता है फसलों पे, ठीक है। उशर जो है जो फसलें काश्त करते हैं किसान, उन पे लगता है। और ये दो तरह से होता है कि अगर उन्होंने जो फसल पकाई है वो कुदरती तरीक़ों से पकाई है, मतलब जो पानी लिया है उन्होंने दरिया का लिया है, नहरों से लिया है, या बारिश की वजह से है। अगर कुदरती तौर पे पानी है तो उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, और उस पे जो उस पे जो उशर होता है वो होता है 10%। जो कुदरती वसाइल से हम कोई भी चीज़ उगाते हैं तो उस पे जो उशर होता है वो होता है 10%। तो यहाँ पर भी नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है। और जो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज होते हैं, जो मसनूई ज़राए होते हैं, उन पे 5% लगता है। तो यहाँ पर आपके पास इसका ऑप्शन 10% है, लेकिन अगर कहा जाता है कि मसनूई मतलब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का यूज़ है तो फिर 5% लगता है, फिर कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसान का अपना भी खर्चा हो रहा था, क्योंकि वो ट्यूबवेल की मदद से या फिर किसी भी रीज़न से खुद पानी लगा रहा है तो उसका खुद खर्चा हो रहा था, तो इसलिए उशर कम होता है। फिर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी वन सॉरी कैन क्या है, कैन नॉट एट वंस प्लेस ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आपको जो हम नीचे दे रहे हैं कैन नॉट बी वन प्लेस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या जो है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, कि ऐसा नंबर जो किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके नहीं बना, आपने वो नंबर मेंशन करना है, ठीक है ना। आपने वो नंबर बताना है जो खुद से कोई किसी भी ऐसे नंबर से बन के मल्टीप्लाई होके नहीं आया जो खुद से मल्टीप्लाई हो। अब वन की अगर हम बात करें तो वन जो है वो वन से वन मल्टीप्लाई करें तो हमें वन मिल जाता है, तो इसका मतलब वन एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होके आया है जो खुद से मल्टीप्लाई होता है तब रिजल्ट देता है। जो फोर है ये भी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होके आया है जो खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो फोर बना देता है, ठीक है। एट जो है, एट किसी भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई होके एट नहीं बनता जो खुद से मल्टीप्लाई हो। नाइन भी थ्री के मल्टीपल से होके आता है, ठीक है। अब वन भी बनता है, टू भी बनता है, और फोर भी बनता है और नाइन भी बनता है। ये जो एट है ये एक ऐसा नंबर है जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है कि वो किसी भी नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट एट नहीं बनाता। तो इस केस में हमारा जो सही ऑप्शन है वो ये है, वन भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, फोर भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नाइन भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन एट किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मतलब एट किसी भी नंबर से खुद से मल्टीप्लाई करने से जनरेट नहीं होता। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन स्क्वायर ऑफ 40 इज़। आपके पास नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करोगे तो इसकी ज़ीरोज़ कितनी होंगी। जब भी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्क्वायर्स में कि अगर कोई भी नंबर होता है तो उसके एंड पे अगर एक ज़ीरो है तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो डबल हो जाता है। अगर उसके एंड पे एक ज़ीरो है तो फिर जब एंड पे आता है तो उसकी दो ज़ीरोज़ होती हैं। तो इस केस में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन स्क्वायर ऑफ 40। तो आपके पास 40 का जो स्क्वायर होता है उसके एंड पे दो ज़ीरोज़ होंगी, तो ये तब ये वो बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए ना, अगर हम बात करते हैं 20 की, तो 20 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 400। तो 20 के एंड पे ज़ीरो थी, दो ज़ीरोज़ ऐड हो गई। अगर हम 40 की बात करते हैं, 40 का स्क्वायर आता है तो ये आता है 1600। तो एंड पे कितनी ज़ीरोज़ आती हैं, दो ज़ीरो। तो यही बात आपसे पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इन स्क्वायर ऑफ 40 इज़, कि ज़ीरोज़ कितनी होती हैं 40 के स्क्वायर में, तो दो होती हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ये वाला। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाइज बिटवीन टू स्क्वायर एंड थ्री स्क्वायर। आपने ये बताना है कि टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर के दरमियान कितने नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें टू स्क्वायर को सॉल्व करना है, जो कि बनता है 2 टाइम्स 2, जो कि 4 बनता है। थ्री का स्क्वायर मतलब 3 टाइम्स 3, ऐसा ही है, तो ये बनता है 9। अब 4 और 9 के दरमियान कितने नेचुरल नंबर हैं, एक हो गया 5, एक हो गया 6, एक हो गया 7 और एक हो गया 8, ठीक है।
4 और 9 के दरमियान 4 नेचुरल नंबर्स हैं जो बनते हैं, तो इस केस में रिजल्ट आता है 4। फिर कह रहा है द वंस प्लेस इन द स्क्वायर ऑफ 16 इज, कि 16 की जब आप स्क्वायर करोगे तो उसके फर्स्ट पे क्या आएगा, मतलब वंस क्या होता है, अगर हमारे पास नंबर है लेट से 256, तो इसकी प्लेसेस कैसे चेक की जाती है, ये वंस प्लेस पे है, ये 10 पे है और ये 100 प्लेसेस पे, ये बचपन में आपने काम किया। तो हमने ये क्वेश्चन है बेसिकली प्रॉपर्टीज से, कि स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी नंबर के एंड पे 4 या 6 आता है तो उसका स्क्वायर करें तो उसके एंड पे 6 आता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी नंबर जिसका एंड जो है, जिसका एंड अगर 6 से है या फिर 4 से है, तो जब उस नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसके स्क्वायर का एंड भी 6 पे होता है। एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर 1 या 9 पे एंड होता है तो उसका स्क्वायर क्या आता है, उसके स्क्वायर पे 1 आता है। तो देखिए 16 का एंड हो रहा है 6 पे, तो इसके इस प्रॉपर्टी के हिसाब से इसके एंड पे 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर आपके रिजल्ट मिलेगा 6। आप 16 का 16 से मल्टीप्लाई करके देख लें तो आपको तब भी यही रिजल्ट मिलेगा। जब आप 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एंड वाला जो है 1 वाला नंबर वो 6 ही होगा। ये प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने बेसिकली की थी एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त। नेक्स्ट है कि अ स्क्वायर शेप्ड गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 100 मीटर स्क्वायर, कि एक स्क्वायर शेप एरिया है जिसका जो स्क्वायर शेप आपके पास गार्डन है जिसका एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ गार्डन। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमने चेक करना है कि उसकी लेंथ कितनी है। अब हमने पढ़ा था कि स्क्वायर शेप का मतलब होता है उसकी चारों साइड बराबर, एक ऐसी क्लोज शेप जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब उसने ये कहा कि भाई इसका जो एरिया है ना, एरिया इसका 100 मीटर स्क्वायर है। आपने क्या करना है, आपने इसका जो है एक साइड बतानी है कि एक साइड कितनी की है, ये टोटल कितना है 100 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने के दो तरीके होते हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड और एक हमारे पास है डिवीजन मेथड, किसी से भी कर लें। ठीक है, तो अगर हम इसके फैक्टराइजेशन मेथड से करने की कोशिश करें तो 100 की अगर हम बात करें तो 2 5 आर 10, 0 आता है, 2 2 आर 4 एंड 2 5 आर 10, फिर 5 से ये डिवाइड होता है, 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 5। तो एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, तो 2 और 5 आर 10। पेयर को देखें तो पेयर्स हम बनाते हैं, ये 2 का स्क्वायर टाइम्स 5 का स्क्वायर, अगर हम इकट्ठा करें तो 2 टाइम्स 5 होल का स्क्वायर, तो ये कितना बनता है 10 बनता है, 5 2 आर 10, 10 का स्क्वायर, तो इसकी जो साइड होगी वो होगी 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। इस तरह से हमारा ये जो MCQs हैं ये सारे के सारे सॉल्व हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉलोइंग इन रेशियो फॉर्म एंड रिड्यूस्ड इट इनटू लोवेस्ट फॉर्म। सबसे पहले आप इस फ्रैक्शन फॉर्म को क्या करें, रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करें। हम जानते हैं कि रेशियो को 3 तरीक़ों से लिखा जाता है, एक होता है रेशियो फॉर्म, एक होता है फ्रैक्शन फॉर्म और एक होता है वर्ड्स फॉर्म। ये है हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म। तो फ्रैक्शन को बस हटा दो और इनके दरमियान रेशियो का सिंबल लगा दो तो ये रेशियो फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है कि कोई भी कॉमन नंबर इन दोनों को डिवाइड ना कर सके, आपने इसको इस तरह से लिखना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें 75 की, तो 75 125 5 इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5 और यहाँ पर 5 1 ज़ार 5 2 रह जाएगा, 25 बनेगा, तो 5 5 ज़ार 25, मतलब 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 बनता है दूसरे लफ्ज़ों में। फिर 5 2 ज़ार 10 होता है,
2 आ गया और फिर 2 रह गया 25 बना। यहाँ पर इस तरह से देखिए ना, 75 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 1 ज़ार 5, 2 रह गया 25, तो 5 5 ज़ार 25। इस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास 15 आ गया। इन द सेम केस 1 2, तो 5 2 ज़ार 10, 2 यहाँ लिख लिया और 10 12 में से 10 निकाला तो ये आपके पास 2, फिर 25 बना, तो फिर 5 5 ज़ार 25। तो इस केस में 25 अब ये फिर 5 से डिवाइड होता है, तो 5 3 ज़ार 15 एंड 5 5 ज़ार 25। तो इस तरह से ये पार्ट जो है वो सॉल्व होता है। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड की। तो सेकंड में 200 और 500 है, तो 200 और 500 को इस तरह से लिखेंगे और 100 से डायरेक्ट ही डिवाइड कर दें तो ये आता है 2 और ये आता है 5। 100 वाला मतलब दोनों ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं 185 है और 85 है। अब देखें 185 जो है हम जानते हैं कि एंड पे अगर 5 आ जाए तो वो नंबर 5 से ज़रूर डिवाइड होते हैं। तो ये पहले ही फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 5 3 ज़ार 15, 3 हमने यहाँ लिख लिया और यहाँ भी रह गया 3, तो ये कितना बन गया 35। अब 5 7 ज़ार 35, तो ये सारा ख़त्म हो गया। फिर 5 1 ज़ार 5 करेंगे, 1 हमने यहाँ रख लिया और ये देखिए 5 1 ज़ार 5, तो रह गया कितना 3, तो बना 35। तो 5 7 ज़ार 35। तो इसको इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से ये हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी फोर्थ पार्ट की। कह रहा है कि 5 वीक्स टू 60 डेज। जिस तरह से मैंने कहा कि इसको लिखने के 3 तरीके हैं, तो ये तीसरा तरीका जो वर्ड फॉर्म वाला है। सबसे पहले हम वीक्स और डेज़ को सेम करेंगे। पहले हम वीक्स को डेज़ में कन्वर्ट करेंगे और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 वीक होता है 7 डेज़ के बराबर। तो इसका मतलब 5 वीक्स 5 टाइम्स 7 तो 35 डेज़ के बराबर। 5 वीक्स 35 डेज़, तो 5 वीक्स टू 60 डेज़। तो 2 को हटा के लगाया जाता है यहाँ पर आपके पास रेशो, और ये जो 5 वीक्स का हमने बात किया 35, तो इसकी जगह पे लिख लेंगे 35 और 60 तो 60। अब फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। 5 7 ज़ार 35 और 5 1 ज़ार 5, 1 रह जाएगा 10 बनेगा, तो 5 2 ज़ार 10 मतलब 12 5 ज़ार 60 होता है। अब 7 5 ज़ार 35 होता है। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी फिफ्थ पार्ट की। तो यहाँ भी सिचुएशन यही है कि 4 किलोमीटर टू 800 मीटर। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। सो 4 किलोमीटर विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम 1000, तो मतलब 4000 मीटर। अब हम 4 किलोमीटर की जगह पे क्या लिख लेंगे 4000 और 8 की जगह पे 800 लिख लेंगे। अब हम 10 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 से डिवाइड करेंगे। इस 100 से डिवाइड करने से इसकी 2 ज़ीरोज़ भी कट देंगी और इसकी 2 ज़ीरोज़ भी क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। रह जाएगा 40 और 8। तो 8 5 ज़ार 40 एंड 8 1 ज़ार 8, क्योंकि 8 से दोनों डिवाइड होते हैं तो 5:1 इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी। अब अगर हम 6 को देखें तो सिचुएशन यहाँ भी वही है। कह रहा है कि 3 लीटर टू 1800 ml मतलब मिलीलीटर। तो हम जानते हैं कि 1 लीटर विच इज़ इक्वल टू 1000 ml होता है। तो 3 लीटर विच इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो 3 लीटर विच इज़ इक्वल टू 3000 ml। ठीक है, अब हम इसको चेंज कर लेंगे। तो 3 लीटर की जगह पे लिखेंगे 3000 और 18 ml, तो 1800 ml रह जाएगा। सबसे पहले हम 100 से डिवाइड करेंगे तो इसकी 2 ज़ीरोज़ और इसकी 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगी। सबसे पहले हम जीरो को कैंसिल करते हैं ताकि हमारे पास सिंपल होता है। तो 30 बना 18 बना, 6 से दोनों डिवाइड होते हैं तो 6 5 ज़ार 30 एंड 6 3 ज़ार 18, तो 5:3 आंसर आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है कि इंक्रीज 15 इन द रेशो ऑफ 8:5, कि आपने 15 को इंक्रीज़ करना है इस रेशो से। अब इस रेशो से हमें पता चल जाता है कि इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज। अगर ये पहला एलिमेंट जिसको हम एंटेसिडेंट बोलते हैं ये बड़ा हो और सेकंड वाला छोटा हो तो आपका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, और अगर उलट हो, अगर पहले वाला छोटा और सेकंड वाला बड़ा हो तो फिर हमारा नंबर डिक्रीज़ हो रहा होता है। इसका मतलब क्या होता है
कि हम इस रेशो को इस 15 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, जो रिज़ल्ट आएगा वो नंबर इंक्रीज होके आपको मिलेगा। अब देखिए, इंक्रीज 15 इन द रेशो ऑफ 8:5 विच इज़ इक्वल टू, क्या करेंगे 15 और इस रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 5 1s आर 5 एंड 5 3s आर 15, 3 और 8 रह गया, 3 और 8 का मल्टीपल होता है 24, तो इस केस में रिजल्ट आएगा 24। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड की, तो सिचुएशन सेकंड में भी वही है। क्या कह रहा है, इंक्रीज 120 इन द रेशियो ऑफ दिस, तो इस रेशियो से आपको इंक्रीज करना है, तो हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो 10 1s आर 10 एंड यहाँ पर आप डायरेक्ट करेंगे तो ये ज़ीरो कटेगी, बाकी तो वही रहेगा ना। सिंपल अल्फाज में हम बात करेंगे, जब भी हम 10 को 0 0 वाले से डिवाइड करते हैं तो बस बाकी नंबर्स बच जाते हैं, तो 12 बच जाएगा। अदरवाइज आप वैसे भी करना चाहें तो कर सकते हैं। रिजल्ट आपका 12 आता है, 10 से डिवाइड करने से ये 12 आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। सो 12 का 13 से मल्टीपल होता है 156, तो इस केस में रिजल्ट आता है 156। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 की तरह का ही है, बट इस केस में आपको डिक्रीजिंग फाइंड करनी है, मतलब डिक्रीज पता चल जाएगा, क्योंकि देख सकते हैं 7 और 10, फर्स्ट छोटा है और सेकंड बड़ा है, काम सारा वही है। तो 5 10 टाइम्स 7/10, तो इस केस में डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 51, 0 कट जाएगा। 51 का 7 से मल्टीपल, 7 1s आर 7, 7 5s आर 35, तो 357 इस केस में हमारा रिजल्ट बनेगा। अब अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें, तो कह रहा है कि डिक्रीज 99 इन द रेशियो ऑफ 2:9, तो 99, तो क्या करेंगे 9 1s आर 9, 9 1s आर 9, 9 1s आर 9, तो 1 1 1 टाइम्स 2, तो 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, 2 1s आर 2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2 2 2। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि इफ़ द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज़ इंक्रीज फ्राम 3200 to 3600, what will be the increase in ratio। आपने बताना है कि ये रेशो में कितना इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज इन रेशो का जो फार्मूला होता है वो होता है न्यू वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू की रेशो। ठीक है, तो न्यू वैल्यू है 3600 और प्रीवियस वैल्यू है 3200। सो क्या करेंगे, 3600 एंड 3200 100 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 36 और 32, क्योंकि ज़ीरो आपस में कट जाएंगे। अब आपके पास आएगा 36 32। अब हम क्या करते हैं, अब हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो 4 9s आर 36 होता है और 4 8s आर 32 होता है, तो इस केस में रिजल्ट आएगा 9:8। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ द ओल्ड प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाज 890 रुपीज़ एंड न्यू प्राइस इज़ 560 रुपीज़, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन रेशो। वही सिचुएशन है, डिक्रीज इन रेशो और इंक्रीज इन रेशो का फार्मूला होता है सेम, न्यू वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू। न्यू वैल्यू हमारे पास है 560 और प्रीवियस वैल्यू है 89। जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 56 और 89 0 0 से हट जाएगा, और ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता क्योंकि इसको कोई भी नंबर मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आ शॉपकीपर परचेज 20 पैकेट्स ऑफ आलमंड्स फॉर 16,000, कि एक दुकानदार जो है वो 20 पैकेट्स जो आपके पास बादामों के हैं वो 16,000 रुपये के परचेज करता है। हाउ मच विल ही हैव टू पे इफ़ ही बाइज 25 पैकेट्स। ठीक है, पहले केस में वो 20 पैकेट 16,000 रुपये में ख़रीदता है, तो अब आपको ये बताना है कि 25 पैकेट्स वो कितने पैसों में ख़रीदेगा या कितने रुपीज़ में ख़रीदेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 पैकेट की कीमत निकालेंगे और फिर उस 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 20 पैकेट्स के 20 पैकेट्स की जो कीमत है वो है 16,000 रुपये।
अब एक जो पैकेट है उसकी कीमत अगर हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो एक पैकेट की कीमत आ जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ वन पैकेट विच इज़ इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 16,000 डिवाइड बाई 20। अब देखें 20 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 16, यहाँ पर देखें ना, ये हम एक ज़ीरो कट जाएगा ना हमारे पास। अगर हम बात करें 20, ये 20 है, मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास 1600 हो जाएगा 16,000 से। तो फिर मैं अगर फिर मज़ीद कर दूंगा तो T1 टू 1 ज़ार 12 टू 8 ज़ार 16, 2 0 साथ में आ जाएगी। तो 800 रुपये पर पैकेट, एक पैकेट की कीमत बनती है 800 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से मैंने लिखा है। आप इसको सिंपलीफाई करके लिख लें तब ठीक है, डायरेक्ट लिख लें तब ठीक है, तो ये आपका अपनी मर्जी है। अगर आप इसको सिंपलीफाई करके लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं 1600 डिवाइडेड बाय 2, तो विच इज़ इक्वल टू 800। आप एक स्टेप बढ़ा लें, ना बढ़ाएं, ये अपनी चॉइस है, आप ना करें कोई मसला नहीं है, कर लें तब भी कोई मसला नहीं है, जिस तरह से आपको सही लगता है। फिर एक पैकेट की कॉस्ट 800 रुपये पड़ी है, 25 पैकेट्स की कॉस्ट हम 25 से मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। अब देखिए दो ज़ीरो जब मल्टीप्लाई होती हैं तो वो तो साथ में आ ही जाती हैं। 8 का 5 से प्रोडक्ट होता है, 8 5 ज़ार 40, तो एक ज़ीरो साथ में आ जाएगी और 4 रह जाएंगे। अब 8 2 ज़ार 10, 8 2 ज़ार 16 और 16 में 4 ऐड किया तो फिर क्या बन गया 20, तो ये हो गया 20,000, 20,000 रुपये 25 आपके पास पैकेट्स की कीमत बन जाएगी, क्योंकि एक पैकेट्स की कीमत 800 रुपये बनती है, जिस तरह से उसने हमें पहले परचेजिंग के हिसाब से बताया है। अब हम बात कर लेते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अ ट्रेन कवर्स 140 किलोमीटर इन 2 आवर। एक ट्रेन जो है वो 140 किलोमीटर का सफ़र 2 घंटों में तय कर रही है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन पर आवर, तो उसकी स्पीड एक घंटे में क्या होगी, मतलब एक घंटे में वो कितना सफ़र तय करेगी। सीधी बात है, जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही कर लेंगे। फिर कह रहा है आल्सो फाइंड हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 आवर, और 4 घंटों में वो कितना सफ़र तय करेगी ये भी बताना है। सबसे पहले स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, या कवर डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस उसने किया 140 किलोमीटर और उसने जो टाइम लगाया वो 2 घंटे लगाए, तो हम 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ार 14, 0 साथ में आ जाएगा, तो 70 किलोमीटर पर आवर, मतलब एक घंटे में 70 किलोमीटर का सफ़र उसने तय किया है। ये उसकी स्पीड है। अब डिस्टेंस इन 4 आवर, तो 4 घंटों में कितना करेगी, 70 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 70 टाइम्स 4, तो स्पीड टाइम्स स्पीड इनटू टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसी फार्मूले से बनता है। ये जो अभी हमने कहा ना, ये पीछे वाला जो फार्मूला है कि स्पीड विच इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर हमें स्पीड का भी पता चल जाए, अगर हमें टाइम का भी पता चल जाए, तो डिस्टेंस निकालना कौन सा मुश्किल है। इस टाइम को इधर लेके आ जाएं, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस निकल आएगा, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो डिस्टेंस इन 4 आवर विच इज इक्वल टू स्पीड और टाइम का मल्टीपल। स्पीड अभी हमने निकाली है जो कि 70 किलोमीटर है, और टाइम उसने दिया है 4 घंटे, तो 4 आवर्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 4 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 ज़ार 0 और 7 4 ज़ार 28, और किलोमीटर, ये आवर्स आपस में कट जाएंगे। ठीक है, आपको रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 280 किलोमीटर। सीधी बात करें तो भाई देखें, अगर एक घंटे में 70 किलोमीटर कर रही है तो 2 घंटों में कितना करेगी, 140, 3 घंटों में 210, और 4 घंटों में 280, मतलब 280 किलोमीटर का सफ़र ही तय करेगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कवर होता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शंस। आपने जो हम आपको प्रोपोर्शन नीचे दे रहे हैं, आपने उनमें से वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है कि 5:4 प्रोपोर्शन x:20। हम जानते हैं कि मीन्स का प्रोडक्ट बराबर होता है एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के। तो इन बाहर वालों को हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और इन बीच वालों को हम बोलते हैं मीन्स। ठीक है,
तो 4x जो है 4x का मल्टीपल 25 के बराबर होगा। तो 20 टाइम्स 5 विच इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स x के फार्मूला है मीन्स और एक्सट्रीम का मल्टीपल। तो बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई और बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई। तो 5 का 20 से मल्टीपल और 4 का x से मल्टीपल, तो 5 0 0 और 5 2 आर 10, तो 20 का 5 से मल्टीपल 100 आता है और 4x यहाँ पर 4 और x मल्टीप्लाई होकर 4x। अब चूंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम देखेंगे तो 4 2 जार 8, 2 रह गया 20 बन गया, तो 4 5 जार 20, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 25 आएगा। बिल्कुल सिंपल से काम है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आपने क्या करना है, इसकी कटिंग ध्यान से करनी है। 4 का टेबल अगर हम देखें 20 तो 25 तक तो 100 आ जाता है। तो ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी 25। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ 20। अब बात कर लेते हैं जिसके सेकंड की। सेकंड में भी सिचुएशन सारी वही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 6 को 55 से और a को 10 से, तो a को 10 से और 6 को किया 55 से मल्टीप्लाई। इसको इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, फ़र्क नहीं पड़ता। अब a का 10 से मल्टीप्लाई होगा 10a और 6 5 जार 30 एंड 6 5 जार 30 प्लस 3 33 बनता है, ठीक है। सो 330 इसका रिजल्ट आएगा। अब हमने तो निकालनी है a की वैल्यू, तो 10 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। सो ये एक ज़ीरो कट जाएगी और 33 इस केस में रिजल्ट बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, मीन्स का प्रोडक्ट और एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट। तो e का 50 से मल्टीपल और 10 का 25 से मल्टीपल। 10 25 के साथ ज़ीरो, जब भी 10 मल्टीप्लाई होता है तो वो उसके केस में एंड ज़ीरो कर देता है और डिवाइड करता है तो ज़ीरो ख़त्म हो जाती है। ये अपने जो है 5 क्लास 6 क्लास में भी पढ़ा है। अब देखें 5 और e हो जाए 50 और e हो जाएगा ये 50e। अब 50 आके इधर डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा 5। फिर हम करेंगे तो 5 5 जार 25। इस तरह से कर लें या डायरेक्ट कर लें, आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके आपने ये रिज़ल्ट लिखना है। वैसे भी देखें तो 50 का डबल कितना होता है 100 ट्रिपल 150 फोर्थ 205 से 250 बन जाता है। तो जिस तरह से आपका दिल करे इसको कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई करके आपने रिज़ल्ट देना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। तो इस केस में आप वही काम करेंगे, 3 का 24 से मल्टीपल, क्यू का 30 से मल्टीपल, तो 30 क्यू आ जाएगा और 3 4 12 होता है, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, तो 72 बना। अब क्यू को हम इस पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से रिजल्ट आएगा 2.4। अब इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर हम 2 से करते हैं वापस बैक करते हैं तो 236, ठीक है, 236 और 215। अब ये डिवाइड होता नहीं है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखें 36 से, तो 15 का डबल 15 2 जार 30, रिज़ल्ट 6 आएगा। काम हो गया है तो पॉइंट लगाएंगे और 15 का 4 से मल्टीपल कितना होता है 5, यहाँ पर 15 का 4 से मल्टीपल आता है 60, तो ये हो जाएगा 60 और रिज़ल्ट आ जाएगा 0। तो 2.4 इस केस में आपका रिज़ल्ट आता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 2 वॉचेस कॉस्ट 16,000 रुपीज़, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 14 सच वॉचेस। कि आपके पास अगर 2 वॉचेस की मतलब 2 घड़ियां हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है 16,000 है, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड कि कितनी मनी कितनी रकम चाहिए 14 वॉचेस इस तरह की ख़रीदने के लिए। अब देखें इसको हमने सॉल्व किया है किस तरह से, प्रपोर्शन के क्वेश्चन की तरह से, जिस तरह से डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक साइड पे जो है एक क्वांटिटी लिखते हैं, दूसरी साइड पे दूसरी क्वांटिटी लिखते हैं, और क्वांटिटी लिखने के बाद हम चेक करते हैं कि आया ये डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनवर्स प्रपोर्शन है। तो पहले तो हमने लिख लिया ना कि भाई 2 वॉचेस और 16,000 रुपीज़, फिर 14 वॉचेस और पैसे का पता नहीं है तो हमने क्या कर दिया उसको एक्स कर दिया, ठीक है, अननोन को क्या कर दिया एक्स कर दिया। अब
उसके बाद आपने ये चेक करना होता है कि आया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्या उसके लिहाज से दूसरी भी बढ़ेगी, या फिर एक कम हो रही है तो उसके हिसाब से दूसरी भी कम होगी, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इन द सेम केस एक अपोजिट होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अब देखें, अगर दो वॉचेस की मतलब दो घड़ियों की कीमत 16,000 रुपये है तो 14 की कितनी हो जाएगी। अगर 14 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, पैसे बढ़ जाएंगे ना। जैसे जैसे हम क्वांटिटीज बढ़ाएंगे, यहाँ पर तादाद बढ़ाएंगे, तो हमारे पास पैसे भी बढ़ते चले जाएंगे। सीधी बात है कि दो की 16,000 रुपये है, तो जो हम जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे 14 करेंगे तो वैल्यूज़ भी बढ़ जाएगी, पैसे भी हमें ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट रिलेशन है। अब अगर डायरेक्ट रिलेशन हो तो क्या किया जाता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जाती है। इस नंबर को इसके साथ और इसको इसके साथ किया जाता है मल्टीप्लाई, ठीक है, और आपस में क्या कर दिया जाता है, इक्वल पुट कर दिया जाता है। लेकिन अगर रिलेशन इनवर्स हो तो फिर क्रॉस नहीं बल्कि सीधा ही मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इक्वल कर दिया जाता है। तो चूंकि अभी डायरेक्ट है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वल करेंगे। अगर इनवर्स होता तो फिर हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देते। अब देखिए मैंने लिखा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एज द क्वांटिटी ऑफ वॉचेस इंक्रीज द कॉस्ट आल्सो इंक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे हम वॉचेस की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, घड़ियों की तादाद बढ़ाएंगे, तो हमें पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। ये बात की है। अब देखें जिस तरह से मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x और 14 का ये आपके पास 16,000 से मल्टीप्लाई, तो 2x मैंने लिख दिया और 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 14 कर दिया। ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर डायरेक्ट है, इनवर्स है तो अपोजिट। जब इनवर्स का क्वेश्चन आएगा तब हम उसको भी देखेंगे। अब देखें, हमें तो निकालनी है x की वैल्यू, तो 2 को कर दिया इधर डिवाइड, तो 2 1 आर 2 एंड 2 7 आर 14, तो ये रिजल्ट आ गया 16 का 16,000 का 7 से मल्टीपल। तो 700 700 700 और 7 6 आता है 42, 4 आ गया आपका ये 7 1 आर 7 और 7 और 4 होता है 11, तो 1,12,000 रुपीज़ आपको पैसे पे करना पड़ेंगे 14 वॉचेस के लिए। Therefore, the amount of money required to buy 14 such watches is 1,12,000 रुपीज़। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मोहसिन टुक 5 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 100 पेजेस डेली। मोहसिन क्या करता है, एक बुक को 5 दिनों में ख़त्म करता है रीड करके, जबकि रीड करता है वो 100 पेजेस डेली के। ठीक है, हाउ मैनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे, कि उसको एक दिन में कितने पेजेस लाजमी पढ़ने चाहिए टू फिनिश इट इन 10 days, उसको 10 दिनों में ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ पर ये बात सीधी सी है कि एक बुक को 100 पेजेस डेली के पढ़ के 5 दिनों में ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 5 दिनों में नहीं, मुझे 10 दिनों में इस बुक को ख़त्म करना है, तो मुझे पेजेस को कम करना पड़ेगा। अब देखें, दिन को डबल किया है, ठीक है, दिन को 5 से 10 किया है, तो पेजेस को हाफ कर लेंगे। तो पेजेस हाफ करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 50 रिजल्ट आएगा। तो इसका रिजल्ट 50 आने वाला है। लेकिन क्या है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन है क्योंकि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो डेज हमने लिख लिया और पेजेस हमने लिख लिए। फिर हमने क्या कहा, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। क्यों, एज द नंबर ऑफ डेज इंक्रीज, अगर हम नंबर ऑफ डेज को बढ़ाते हैं, द नंबर ऑफ पेजेस विल बी डिक्रीज, नंबर ऑफ पेजेस हमको डिक्रीज करने पड़ेंगे, कम करने पड़ेंगे। और मैंने कहा है पीछे, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो मल्टीप्लाई इस तरह से करो, और अगर इनवर्स रिलेशन है तो मल्टीप्लाई डायरेक्ट करो। ठीक है, अब चूंकि इनवर्स है तो 5 को 10 से और 10 को x, 5 को 100 से और 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 10x इनको मल्टीप्लाई और इनको मल्टीप्लाई, तो 10x विच इज इक्वल टू 100 टाइम्स 5, तो 10 इधर आ गया, 10 10 जार 100, सो 10 यहाँ पर आपके पास 10 और 5 10 5 जार 50, तो 50 पेजेस आ गया रिजल्ट आपका
Therefore, Mohsin must read 50 pages in a day to finish the book in 10 days. 10 दिनों में बुक ख़त्म करने के लिए इसको 50 पेज जो हैं 50 पेजेस डेली के पढ़ने पड़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि इफ 42 men कैन रीप अ फील्ड इन 16 डेज, कि आपके पास 42 मैन मतलब 42 आदमी एक खेत को काट लेते हैं, मतलब एक खेत में कोई फसल होगी एब्सोल्युटली, तो उस फसल को काटने में 16 डेज लगाते हैं। ठीक है, 42 मतलब 42 आदमी, एक फील्ड है, खेत है जिसमें कोई फसल है जिसको वो काटते हैं 16 डेज में। इन हाउ मैनी डेज, कितने दिन वो लगाएंगे, कैन 20 मैन 20 आदमी रीप द सेम फील्ड, उसी फसल को काटने में। 42 आदमी 16 दिनों में कोई फसल काटते हैं, जबकि 20 आदमी कितने दिनों में वही फसल काटेंगे। अब यहाँ पर देखें, अगर हम काम करने वाले कम कर लेंगे तो हमें दिन ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। सीधी बात है कि अगर हम काम करने वाले वर्कर्स को काम करेंगे तो हमारे दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। अब सबसे पहले लिख लिया मैन जो कि 42 हैं, 16 डेज तो 20 हैं, एक्स कर दिया। इनवर्स प्रोपोर्शन है एज द नंबर ऑफ मैन डिक्रीज, आदमी हम कम करेंगे, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड इन इंक्रीज प्रोपोर्शनलिटी, कि आपको जो नंबर्स जो आपको दिन चाहिए होंगे वो ज़्यादा चाहिए होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको या तो आप ये लिख लें या फिर इसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि आपके आदमी क्या हुए हैं, कम हुए हैं, ये आप क्या कर दो इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह से मेंशन किया जाता है और बाकी सारा वही सिचुएशन है। या आप इसको वर्ड्स में लिख दो या फिर आप अपना काम एरोज की मदद से शो करवा दो, दोनों इक्विवेलेंट माने जाते हैं। सो अगर आप ये कर देंगे तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपने ये किया है तो फिर ये ना लिखें। एक काम करना है, दोनों नहीं करने, तो इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ और इसको मैं नहीं लिख रहा। अब चूंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन हो गई है तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ सीधा सीधा कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 42 को 16 के साथ, 20 को x के साथ, तो 42 और 16 का मल्टीपल होता है 672। 20x तो हम 20 को क्या कर लेंगे, इस पर डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसको 20 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिज़ल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा 33.6। अब 0.6 आदमी हैं, चूँकि ये हम x क्या ले रहे हैं आदमी, तो आदमी ये 33.6 कोई आदमी नहीं होते हैं, पॉइंट्स में आदमी नहीं होती है, आदमी तो पूरे होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसको राउंड अबाउट करके 30.6 को हम क्या कर लेंगे, बढ़ा के कर लेंगे 34 मैंस, कि 33 मतलब 33.5 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये इतने तो कोई बंदे नहीं होते ना, तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन में ले के कहेंगे कि भाई 33.6 है। अगर 5 से बड़े हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम ये कह देते हैं कि ये आपके पास 34 मैंस हैं। तो 34 मैंस मतलब उसको 34, सॉरी यहाँ पर 34 मैंस मैंने लिख दिया बाय मिस्टेक, ये मैंस नहीं है बल्कि डेज है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा ये डेज था, ये मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है डेज। ठीक है, सो डेज, और डेज़ का भी यही सिचुएशन है कि डेज़ आपके पास पॉइंट में नहीं, आप डेज़ की बात करेंगे तो फुल अप्रॉक्सीमेशन की बात नहीं करेंगे। तो इसका क्या है अप्रॉक्सीमेटेड, इसका क्या है 34 डेज उनको लगेंगे 20 मैंस को, मतलब 20 आदमी को 34 दिन लगेंगे ये काम ख़त्म करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि 14 मैन कैन डिग आ वेल इन 8 डेज, कि आपके पास जो 14 आदमी हैं वो एक कुआं खोदने में 8 दिन लगाते हैं। हाउ मैनी मैन कैन डिग इट इन 4 डेज, तो कितने आदमी चाहिए होंगे 4 डेज में, मतलब 4 दिनों में वो काम ख़त्म करने के लिए, कुआं खोदने के लिए। अब देखें, अगर आप काम को जल्दी करवाना चाहते हैं तो आपको वर्कर्स बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब आदमियों को आपको बढ़ाना पड़ेगा। काम जल्दी चाहते हैं तो बंदे आपको बढ़ाने पड़ेंगे, तादाद आपको स्ट्रेंथ जो है उनकी ज़्यादा लेनी पड़ेगी, तो इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसको अगर आप मेंटली तौर पे भी देखें तो क्या होगा, अगर 8 दिनों का काम 4 दिनों में करवाना चाहते हैं तो बंदे जो हैं वो डबल कर दें, क्योंकि आपके पास
आधा काम ये पीछे पेजेस वाले की तरह का हो गया है ना, कि अगर आप 8 दिनों का काम क्या करना चाहते हैं, पीछे डबल हुआ था काम, ठीक है ना, मतलब आपने दिन बढ़ा दिए थे, 5 से 10 दिन कर दिए थे, तो हमने उसको हाफ कर दिया था, लेकिन अब डेज हाफ हो गए हैं, 8 दिनों का काम 4 दिनों में करवाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आदमियों को बढ़ाना होगा, डबल कर देंगे, तो 28 हमारा रिजल्ट आने वाला है। देखते हैं कैसे। अब देखें कि आपके पास ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है द नंबर ऑफ मैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड डिक्रीज, ठीक है, अगर आप आदमी बढ़ाएंगे तो डेज खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन है, तो फिर मैंने वही बात की, इसको इसके साथ और इसको किसके साथ सीधा सीधा कर दिया, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पर लिख दिया ये 14 का 8 से मल्टीपल, जो कि 112 बनता है, और 4 और x का मल्टीपल 4x, 4 डिवाइड करेंगे तो 4 2s आर 8 और 3 रह गया 32, तो 4 8s आर 32, तो 28। तो 28 आदमी जो हैं उनको चाहिए कुआं खोदने के लिए 4 दिनों में, अगर वो खोदना चाहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल था नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा काम इसमें सोचना तो पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अ फोर्ट हैड इनफ फूड फॉर 60 सोल्जर फॉर 40 डेज, कि एक किला में, एक किला है जिसमें 60 सोल्जर की खुराक 40 दिन के लिए पड़ी है, ठीक है, 40 दिनों की खुराक जो है 60 सोल्जर के लिए, मतलब 60 सोल्जर के लिए 40 दिनों की खुराक जो है एक किले में मौजूद है। फिर हाउ लॉन्ग वुड द फूड लास्ट, कि आप कितने दिन चलेगी और खुराक ख़त्म हो जाएगी, इफ़ 30 मोर सोल्जर ज्वाइन आफ्टर 16 डेज, तो 16 दिनों के बाद 30 फौजी अगर और आ जाएं तो फिर वो खुराक कितने दिन चलेगी। फिर से सुन लें कि एक किला है जिसमें 60 फौजी जो हैं, 60 सोल्जर्स की खुराक 40 दिनों के लिए काफ़ी है, पड़ी है। अब अगर 16 दिनों के बाद 30 सोल्जर और आ जाते हैं तो फिर वो खुराक कितने दिन चलेगी। अब देखें, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्जर लिखेंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डेज। पहले 60 सोल्जर्स हैं, 40 डेज हैं, और फिर सोल्जर्स 60 + 30 90 हो जाएंगे ना हमारे पास, 60 + 30, इसको आप 90 डायरेक्ट लिख लेंगे, 60 + 30 लिख लेंगे, आपकी अपनी चॉइस है। आप 90 लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट 90 लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 60 + 30 लिखा है ताकि हमें याद रहे कि 60 में 30 मज़ीद ऐड हुए। अब देखें, अगर हम आदमी बढ़ा देंगे तो वो ज़्यादा खाना खाएंगे और दिन कम गुजारा होगा, मतलब कम दिनों में खुराक ख़त्म हो जाएगी, तो ये फिर क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन है द नंबर ऑफ सोल्जर इंक्रीज, के अगर आपके पास नंबर ऑफ सोल्जर्स जो हैं वो इंक्रीज करेंगे, द नंबर ऑफ डेज द फूड लास्ट डिक्रीज, कि जो खुराक है वो जल्दी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पर भी क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से और नीचे वाले से। तो 60 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 60 + 30 को 90 कर देंगे x से, तो 60 और 30 कितना होता है, 90, तो 90 आ जाएगा x, ठीक है, 90 x आ जाएगा। अब डायरेक्ट अगर 90 यहाँ लिख लें तो तब भी आपके लिए कोई मसला नहीं है, इसको हटा के आप डायरेक्ट 90 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने चूंकि x फाइंड करना है तो 90 को कर देंगे इस पे डिवाइड, तो पहले केस में हम क्या करेंगे, इसका 10 कैंसिल करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और ये 240 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम 9 को डिवाइड करें तो हमें रिज़ल्ट मिलता है 26.67 डेज, तो इसको अप्रॉक्सीमेट हम कर लेते हैं 27 डेज, ठीक है, 27 डेज जो है वो खुराक चलेगी, ठीक है। मतलब ये हुआ, सीधी बात करें तो 16 दिनों उनके आने के बाद जो है, उनके आने के बाद सिर्फ 11 दिन खुराक चलेगी और फिर खुराक क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो अराउंड अबाउट 27 डेज जो है वो खुराक चलेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अहमद ट्रैवल्ड 300 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स, अहमद जो है वो 300 किलोमीटर का सफ़र 5 घंटों में तय करता है, ट्रैवल करता है। फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर आवर, आपने किलोमीटर पर आवर में उसका यूनिट रेट फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो है 300 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो उसने लगाया है वो है 5 घंटे, 5 आवर।
तो रेट कैसे निकाला जाता है, टोटल डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब डिस्टेंस कितना कवर किया, टाइम कितना लगाया है, उन दोनों की रेशियो जो है वो आपके पास उनकी स्पीड होती है या फिर रेट होता है। अब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, डिस्टेंस हमारे पास 300 किलोमीटर और टाइम हमारे पास 5 आवर्स, तो 5 6 30, तो 0 साथ में आ जाएगा, तो आपके पास 60 किलोमीटर पर आवर जो है उसका यूनिट रेट था, मतलब एक घंटे में उसने 60 किलोमीटर का सफ़र जो है वो तय किया है। तो देयरफॉर द यूनिट रेट ऑफ अहमद ट्रेवल्स इन 60 किलोमीटर पर आवर। अब बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि एन इंटरनेशनल फ़ोन कॉल कास्ट 10 रुपीज़ फॉर 4 मिनट्स। कि इंटरनेशनल कॉल यूनिट्स अगर हम फ़ोन पे करते हैं तो 10 रुपये लगते हैं 4 मिनट्स की कॉल के लिए। तो फाइंड द यूनिट रेट इन द रुपीज़ पर मिनट। तो वही सिचुएशन जो हमें पीछे किया है, टोटल कॉस्ट है 10 रुपीज़ और टाइम जो है वो है 4 मिनट्स। तो रेट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो कॉस्ट है 10 रुपीज़ और टाइम है 4 यूनिट्स। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ार 8 पॉइंट लगाएंगे, 4 5 ज़ार 10, इस तरह से डिवाइड करते हैं सिंपल 10 पे। तो 2 यहाँ पर आपके, सॉरी यहाँ पर 2 से नहीं बल्कि 4 4 2 ज़ार 8, 2 रह गया, ये कि 4 से लेस है तो पॉइंट लगाते हैं, और फिर 4 5 ज़ार सॉरी ठीक है 4 5 ज़ार 20, तो 2.5, तो 2.5 रुपीज़ पर मिनट जो है कॉल चार्जेस होंगे। ठीक है, 2.5 रुपीज़ एक मिनट में इंटरनेशनल कॉल चार्जेस बनेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हसन रीड्स 18 पेजेस इन 9 मिनट्स, फाइंड द यूनिट रेट इन पेजेस पर मिनट। आपने इस केस में भी वही करना है कि अगर हसन जो है 18 पेज 9 मिनट्स में पढ़ता है तो आपने उसका रेट निकालना है। तो डिवाइड कर देंगे तो 2 पेजेस पर मिनट आ जाएगा। तो टोटल पेजेस है 18, टाइम उसने लिया है 9 मिनट्स, तो यूनिट रेट होता है टोटल पेजेस बाय टोटल टाइम। 18 पेजेस 9 मिनट्स, तो 9 2 ज़ार 18, तो 2 पेजेस पर मिनट जो है इस केस में हमारा रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि a car consumes 10 लीटर ऑफ फ्यूल फॉर डिस्टेंस 260 किलोमीटर, फाइंड द यूनिट रेट इन किलोमीटर पर लीटर। तो इस केस में आपको कहा गया है कि आप इस केस में किलोमीटर पर लीटर जो है एवरेज फाइंड करें, मतलब यूनिट रेट फाइंड करें। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया 260 किलोमीटर का है, फ्यूल उसने यूज़ किया है 10 लीटर, तो यूनिट रेट क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल फ्यूल जो कंजम्पशन हुई है। सो 10 से करेंगे तो 0 कट जाएगा, 26 किलोमीटर पर लीटर। एक लीटर में 26 किलोमीटर का जो सफ़र है इस कार ने तय किया है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अ कार ट्रेवल 600 किलोमीटर इन 10 आवर्स ऑन मंडे। एक कार जो है वह 600 किलोमीटर का सफ़र 10 घंटों में मंडे वाले दिन तय करती है। एंड 200 किलोमीटर इन 3 आवर्स ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे वाले दिन जो है 3 घंटों में 200 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। व्हाट विल बी एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, और फिर फार्मूला हमारे पास है यूज़ कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर पहले किया, 200 किलोमीटर बाद में, तो टोटल कितना हो गया 800 किलोमीटर। ठीक है, 800 किलोमीटर। टाइम पहले 10 घंटे लगे और फिर 3, तो कितने हो गए टोटल 13 घंटे, मतलब 13 आवर्स। अब एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है 800 किलोमीटर बाय 13, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 61.54 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसकी स्पीड रही एवरेज। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल is 3000 rupees and the selling price is 5000 rupees, find the profit percentage। अब देखें वो कह रहा है कि एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, वो 3000 है, और जो उसको बेचा गया है उसकी प्राइस है 5000 रुपीज़। मतलब ख़रीदारी ऐसा समझ सकते हो कॉस्ट प्राइस, कि जो उसने ली थी वो ली थी 3000 रुपये की, और बेची जब उसने 5000 की उसको बेच दी। आपने उसका प्रॉफिट निकाल के उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस मतलब कितने की बेची है, कॉस्ट प्राइस कितने की खरीदी थी। ठीक है,
कितने की उसको पड़ी थी। अब सेलिंग प्राइस 5000 माइनस कॉस्ट प्राइस 3000, तो 2000 उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब 2000 उसको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे होती है, प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट जो उसने ली थी, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। अब प्रॉफिट हुआ उसको 2000 रुपये का और उसने ली थी 3000 रुपये की, और 100 का मल्टीपल साथ में चलता रहेगा। अब देखें अगर हम इसकी कुछ कैंसलेशन करते हैं, यहाँ देखें ये आपके पास दो ज़ीरो यहाँ कट देंगी और एक ज़ीरो यहाँ कट जाएगा, तो क्या बचेगा 200 डिवाइडेड बाय 3। तो 200 डिवाइड बाय 3 जब हम इसको करेंगे तो 3 6 18, 3 6 18.36 3 6 18, तो इस तरह से चलता रहेगा। तो 66.67 जो है परसेंटेज उसने प्रॉफिट से कमाई है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 जो है लॉस से रिलेटेड है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, एसन बॉट अ कार फॉर 15 लाख रुपीज़। 15 लाख की एक कार एसन ने खरीदी, ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 12 लाख रुपीज़। फाइंड लॉस परसेंटेज। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, उसका जो नुकसान हुआ है उसकी परसेंटेज करनी है। अब लॉस क्या होता है कि उसने जो खरीदी थी, ठीक है, जो उसको कॉस्ट पड़ी थी उसमें से उसने जो बेची है वो हम माइनस कर देंगे। तो ली थी उसने 15 लाख की और दे दी उसने 12 लाख की, तो 3 लाख का उसे नुकसान हुआ। ठीक है, सो 3 लाख का उसका नुकसान हुआ, तो परसेंटेज क्या है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब उसने कितने की ली थी, उसे कितनी की पड़ी थी। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप यहाँ पर देखें तो आप डायरेक्ट कैंसिल कर दें। ठीक है, यहाँ पर ये आपके पास ये कितनी ज़ीरोज़ हैं, 2, यहाँ पर 2 4 और 5, इसकी भी 5 हैं, ये सारी की सारी कट जाएंगी। ठीक है, तो 3 लाख है, ये 15 लाख है, 3 रह गया 15 रह गया। अब 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 300 बाय 15। तो 15 2 ज़ार 30, 15 2 ज़ार 30 और साथ में ज़ीरो आ जाएगा, ऐसे 15 1 ज़ार 15 एंड 15 2 ज़ार 30 और ज़ीरो साथ में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 20%। तो उसे 20% का जो है वो नुकसान हुआ इस हिसाब से। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इफ़ द डिस्काउंट ऑन एन आइटम इज़ 500 रुपीज़, द सेलिंग प्राइस इज़ 4000, फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि एक आपके पास कोई आइटम है जिस पे डिस्काउंट जो है 500 का डिस्काउंट दिया है और 4000 रुपये उसकी ओरिजिनल कीमत है, तो उसकी मार्क प्राइस कितनी थी। मार्क प्राइस का फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस है 4000 रुपये और 500 का क्या है डिस्काउंट, तो उसकी ओरिजिनल कीमत थी 4500, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो 4500 रुपीज़ उन दोनों की जो कीमत ओरिजिनल थी वो 4500 थी, जिसमें से 500 का डिस्काउंट देके 4000 में उसने बेच दी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 है कि अदील अर्नस 1 लाख रुपीज़ मंथली। मतलब क्या कि अदील जो है वो महाना 1 लाख रुपया कमाता है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स ऑन हिज इनकम। तो उसकी इनकम पे कितना इनकम टैक्स लगता है। अब देखें, जब भी इनकम टैक्स देखा जाता है, इनकम टैक्स देखा जाता है एनुअली, सालाना। तो हम सबसे पहले उसकी सालाना आमदनी निकालेंगे कि उसने साल में कितने पैसे कमाए। अगर उसकी मंथली इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, तो उसकी जो एनुअल इनकम होगी वो 12 लाख रुपए होगी। ऐसा ही है ना। तो मंथली इनकम टाइम्स 12, तो 12 को 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 लाख रुपीज़, 12 लाख रुपए उसकी आमदन बनेगी। अच्छा, जब हमने ये एक्सरसाइज को सॉल्व की थी तो हमने कहा था कि जो इनकम टैक्स है वो 0 से लेकर 6 लाख तक कोई पैसा नहीं पे करना पड़ता। मतलब ये हुआ कि अगर 6 लाख या 6 लाख से कम आमदनी है किसी की तो उसको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं होती, उसको टैक्स नहीं पे करना होता। तो हम ऐसा ही यूज़ करेंगे। तो उसकी एनुअल इनकम में से हम वो इनकम निकाल देंगे जिस पे उसे टैक्स पे नहीं करना। तो 12 लाख उसकी इनकम है, उसमें से 6 लाख हम माइनस कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 6 लाख पे उसे टैक्स पे करने की इजाज़त नहीं है। 6 लाख तक उसका क्या होती है, 6 आपके पास 6 लाख तक उसको छूट होती है। तो क्या फार्मूला है, टैक्सेबल इनकम, ऐसी इनकम जिस पे टैक्स लगता है,
वो है एनुअल माइनस 6 लाख करेंगे जो फ्री है, एनुअल माइनस टैक्स फ्री अमाउंट। तो टैक्स फ्री अमाउंट होती है 6 लाख रुपए, ठीक है। उसकी 12 लाख रुपए टोटल है, उसमें से 6 लाख हम हटा लेंगे, 6 लाख माइनस करेंगे तो बाकी 6 लाख बचेगी। अब 6 लाख पे उसे टैक्स देना है, उसकी 12 लाख थी, 6 लाख पे छूट थी और 6 लाख की उसको टैक्स देना है। तो 6 लाख का उसको टैक्स देना है और वो टैक्स होता है 2.5%। तो 6 लाख का 2.5% निकालेंगे और हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनकम टैक्स अमाउंट। इनकम टैक्स अमाउंट क्या होता है, इनकम टैक्स अमाउंट होता है टैक्सेबल इनकम कि कितनी इनकम है जिस पे टैक्स लगता है और वो कितनी हमने निकाली है, 6 लाख रुपए। और टैक्स रेट होता है 2.5%, ठीक है, 2.5%। तो परसेंट को ख़त्म करने के लिए क्या लगाया जाता है, 100 डिवाइड कर दिया जाता है। अब अगर मैं इस पॉइंट को भी ख़त्म करूँ तो एक एक ज़ीरो इसके साथ और बढ़ जाएगा, ऐसा ही है। तो ये बढ़ गया। अब ये 3 ज़ीरोस और ये 3 ज़ीरोस जाएंगे कट, बाकी रहेगा 600 और 25। तो 600 को 25, तो ये दो ज़ीरोस फिर साथ में आ जाएंगी और 6 5 30, एक ज़ीरो आ गया और 6 2 12 प्लस 3 15। तो 15,000 रुपीज़ इस केस में अमाउंट बनती है जो उसे टैक्स देना है। फिर से सुन लें क्या कहा, उसने कहा कि भाई उस शख्स की जो है, अदील था मेरे ख्याल में, अदील जो नाम था, अदील की 1 महीने की आमदन 1 लाख रुपए है, तो 12 महीनों की आमदन 12 लाख रुपए होगी। उसमें से 6 लाख जो है उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो बाकी बचा 6 लाख। 6 लाख पे उसे टैक्स देना है और टैक्स का रेट होता है 2.5%। तो 2.5% अब जब हम 6 लाख का निकालेंगे तो वो आएगा 15,000, मतलब 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपीज़ इस केस में उसको पे करना है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 है कि जवार पेज 10,000 एज प्रॉपर्टी टैक्स एट द रेट ऑफ 2%, फाइंड द टोटल वर्थ ऑफ द प्रॉपर्टी। वो ये कह रहा है कि जवार जो है वो 10,000 रुपये एज ए प्रॉपर्टी टैक्स पे करता है जिसकी परसेंटेज है 2%। आपको उसकी टोटल वर्थ निकालनी है प्रॉपर्टी की। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि उसकी प्रॉपर्टी का मल्टीपल, ठीक है। टैक्स किसके बराबर होता है, टैक्स बराबर होता है प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी को उसके रेट से मल्टीप्लाई किया जाता है, रेट क्या है 2%। और अगर हमने प्रॉपर्टी निकालनी हो तो इस रेट को क्या करेंगे, इस टैक्स पे जाके डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर यही चीज़ मैंने लिखी है कि टोटल वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की टोटल वर्थ कितनी होगी, प्रॉपर्टी का टैक्स उसने कितना पे किया है डिवाइडेड बाय उस पे करने की रेशो, ठीक है। तो टोटल प्रॉपर्टी टैक्स जो उसने पे किया है और रेशो किस हिसाब से पे किया है। तो 10,000 डिवाइड बाय 2%, परसेंट को ख़त्म करेंगे तो ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा। अब 2 5 10 और 0 3 साथ में आ जाएंगी, तो ये आपके पास हो जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 50,000। तो 50,000 उसकी प्रॉपर्टी की जो है वर्थ बनती है। अब हम बात कर लेते हैं जी क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज़ 80,000 रुपीज़। कि आपके पास जो वॉशिंग मशीन है उसकी प्राइस जो है 80,000 रुपये है। इफ़ रेट ऑफ जीएसटी इज़ 17%, तो उस पर जो टैक्स लग रहा है वो 17% है। फाइंड द टोटल प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी को भी शामिल कर लें। अब देखें 80,000 रुपये की उसकी कीमत है, 17% जीएसटी निकाल के 80,000 में ऐड करेंगे तो हमें टोटल प्राइस मिल जाएगी। तो पहले हम जीएसटी अमाउंट निकालते हैं। तो रेट टाइम्स प्राइस, कहीं भी हमें जो है रेट निकालना होता है, कहीं भी हमने जीएसटी या फिर कोई टैक्स निकालना होता है, हम क्या करते हैं, उसकी असल कीमत उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि वो किस परसेंटेज से लिया जा रहा है। तो रेट ऑफ जीएसटी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस, उसकी कीमत है 80,000 रुपये, ठीक है। 10%, 10 को परसेंट को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर ये मैंने 17, सॉरी यहाँ पर 10 मैंने लिखा है, 17 है बाय मिस्टेक, ये टाइपिंग में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है। 17% हमारे पास उसका जीएसटी है, तो 17/100, तो ये हमारे पास 2 ज़ीरोस कट जाएंगी, ये बन जाएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 17। तो ये आपके पास आएगा 13,600 रुपीज़। ये जीएसटी है, मतलब ये टैक्स बनता है। तो टोटल प्राइस बनेगी उसकी ओरिजिनल प्राइस प्लस उसका टैक्स, तो प्राइस प्लस जीएसटी अमाउंट, ठीक है। तो प्राइस प्लस जीएसटी अमाउंट आपके पास आ जाएगा 93,600।
ठीक है, 93,600 जो है उसकी टोटल प्राइस बनेगी। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्वेश्चन नंबर 26 है फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 2 लाख रुपीज़। आपके पास 2 लाख रुपए हों तो आप उसकी ज़कात फाइंड करें। तो ज़कात की जो रेशो होती है, जो रेट होता है वो 2% होता है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात कैसे निकलेगी, जिस तरह से पहले सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, रेट ऑफ ज़कात और उसकी वेल्थ, वेल्थ मतलब प्राइस, कितने पैसे हैं। तो 2.5% है और 2 लाख रुपए जो हैं वो उसकी वर्थ है। तो 2.5% को अगर हम इसका पॉइंट और परसेंटेज एट अ टाइम ख़त्म करें तो पॉइंट की वजह से एक ज़ीरो और परसेंटेज की वजह से 2 ज़ीरो, तो हम 1000 लिखते हैं। ठीक है, पॉइंट और परसेंटेज। अब यहाँ पे देखें 2.5 है, इसका अगर मैं पॉइंट ख़त्म करता हूँ तो 25/10 आता है, और 100 की वजह से 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो 2 ज़ीरोज़ वो भी मिलकर परसेंटेज की वजह से, तो ये 1000 बनेगा। 1000 इस 1000 से कट गया, 225 का मल्टीपल, तो ये ज़ीरो साथ में आ जाएगा, 5 2 10, एक ज़ीरो आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 5, तो 5000 रुपये 2 लाख पे जो है वो ज़कात बनती है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शाहवार हैज़ 2 क्रॉप्स वर्थ 5 लाख एंड 8 लाख। कि शाहवार के पास क्या हैं, 2 फसलें हैं जिनकी वर्थ 5 लाख और 8 लाख है रिस्पेक्टिवली, एग्रीगेट बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। कि वो क्या है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से उसकी पैदावार हुई है। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। अब उशर दो तरीक़ों से फाइंड किया जाता है। एक होता है कि उशर जो है वो कि आपकी जो फसल है वो बारिश की वजह से या फिर आपके पास नहरी पानी की वजह से है, मतलब कुदरती तरीक़ों से है, या फिर आर्टिफिशियल। अगर कुदरती तरीक़ों से होती है तो फिर 10% उसका क्या होता है, रेट होता है उशर का। लेकिन अगर हमारे पास आर्टिफिशियल मतलब मसनूई ज़राए से होती है तो फिर उसका रेट जो होता है वो 5% होता है। तो पहले हम टोटल उसकी वर्थ निकाल लेंगे। तो टोटल वर्थ ऑफ जो आपके पास क्रॉप्स, उसकी फसलों की जो टोटल वर्थ बनती है वो वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्रॉप, वैल्यू ऑफ सेकंड क्रॉप। फर्स्ट क्रॉप की है 5 लाख, सेकंड की है 8 लाख, तो टोटल हो गया 13 लाख रुपीज़। ठीक है, अब अमाउंट ऑफ उशर कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ उशर आपके पास रेट ऑफ उशर टाइम्स टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप्स। तो टोटल वर्थ कितनी है, 13 लाख। तो 13 लाख का 5%, क्योंकि मैंने बात की है कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज 5% होती है उशर, और अगर हमारे पास कुदरती तौर पे हो, नेचुरल रिसोर्सेज हों, तो फिर हमारा 10% उशर होता है। तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए तो हम 100 लगा देंगे, और 100 से ये 2 ज़ीरोज़ कटेंगी तो आ जाएगा यहाँ पर 13,000। तो 13,000 को 5 से, तो 3 ज़ीरो साथ में आ गई, 5 3 ज़ार 15 होता है, और 5 1 ज़ार 5 प्लस 1 6, तो 65,000 उशर बनेगा उन दोनों फसलों पर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है द प्राइस ऑफ पैकेट्स ऑफ ए रस इज़ 270। इफ़ द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स इज़ 80 रुपीज़ देन फाइंड द रेट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे आसान है कि इस बार आपको प्राइस भी दी है कि रस की जो पैकेट्स की प्राइस है वो 270 है, उस पर जो टैक्स लग रहा है वो 80% है, तो आपने उस टैक्स का परसेंटेज निकालना है। तो 80 डिवाइड बाई 270 मल्टीप्लाइड बाई 100 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो रेट ऑफ वी ए टी क्या होता है, वैल्यू एडिटिव टैक्स। और ये होता कौन सा है, ये जो बेसिकली हमारे पास कोई भी चीज़ें लेकर जाने के लिए उनका किराया वगैरह जो होता है, या फिर शॉपकीपर्स जो उसको बेचते हैं तो उसके लिए जो जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है वो वाला होता है, मतलब जो शॉपकीपर्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो टैक्स लेते हैं वो वाला टैक्स वैल्यू एडिटिव टैक्स कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है कि 80 डिवाइड बाई 270 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 29.63, तो 30% अप्रॉक्सीमेटेड इसका रिजल्ट बनता है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर्स, कि आपने इनके स्क्वायर फाइंड करने हैं। स्क्वायर क्या होते हैं, एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आता है वो उसका स्क्वायर कहलाता है। तो 53 का स्क्वायर, तो 53 टाइम्स 53, तो इसका रिजल्ट आता है 28.04। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये, इसके लिए मैं आपको ज़्यादा देर नहीं टेंशन देने वाला। 69, तो 69 का स्क्वायर होता है 69 टाइम्स 69 जो कि 4761 आता है। इन द सेम केस 288, तो 288 को 288 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 82,944 आएगा। एंड 500 की बात करें तो 500 टाइम्स 500 आपके पास 2,50,000
आपके पास रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट। क्या आपने चेक करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या फिर नहीं है। फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 2 डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 2 नहीं करेगा 3 करेगा। सो 3 1 ज़ार 3, ठीक है। 1 रह गया 14 बना, तो 3 4 ज़ार 12, फिर 2 रह गया 21 बना, 3 7 ज़ार 21, तो 147। फिर 3 4 ज़ार 12, 2 रह गया 27 बना, तो 3 9 ज़ार 27, फिर 7 7 ज़ार और 7 1 ज़ार, तो इसके पेयर्स बने 2 का और 7 का। तो 2 का और 7 का, 3 का और 7 का, 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि स्क्वायर बन गए हैं, ठीक है। 3 का और 7 का तो स्क्वायर अलग कर लिए, 3 और 7 का मल्टीप्लाई 21 का स्क्वायर। तो येस इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21। आपने चेक करना था कि आया ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो येस ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम बात कर लेते हैं इसके सेकंड पार्ट के। सेकंड पार्ट है 572। तो सबसे पहले करेंगे 2 से, तो 2 2 ज़ार 4, फिर ये आपके पास 1, तो 2 17, तो 2 8 ज़ार 16, फिर 8 यहाँ लिख लिया और 1 फिर रहा 12 बन गया, तो 2 6 ज़ार 12 ये हो गया। फिर 2 2 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, फिर 11 से जाके होगा तो 11 1 ज़ार एंड 11 3 ज़ार 33, फिर 13 से होगा तो 13 1 ज़ार 13। इन दिस वे ये आपके पास फैक्टर बन गए और पेयर्स इनके नहीं बनते हैं। 2 का पेयर बनता है ना, 11 का बनता है ना 13 का, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। नेक्स्ट की बात भी कर लेते हैं। आपके पास 425, तो 425 तो 5 5 8 ज़ार 40 और 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5 एंड 5 3 ज़ार 5 7 ज़ार 35 और 17 1 ज़ार 17। ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है क्योंकि यहाँ पर 17 के साथ पेयर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की, जो कि है 30 25। तो सबसे पहले 5 डिवाइड करेंगे, 5 6 ज़ार 30, ज़ीरो आ जाएगा, और 5 5 ज़ार 25। ज़ीरो इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर जब हम डिवाइड करते हैं 30 25 को, तो 5 6 ज़ार 30, 2 लेते हैं और 2 चूँकि 5 से लेस है तो फिर हमें एक और 5 लेना पड़ता है। तो हमें 5 दूसरा एलिमेंट लेने के लिए हमें ज़ीरो लगाना पड़ता है, और 5 5 ज़ार 25, तो इसलिए 605 आया है। फिर करेंगे 5 1 ज़ार 5 एंड 5 2 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। ये आपके पास 5, ये 5 1 ज़ार 5, 1 रह गया 10 बना, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5, 11 11 ज़ार और 11 1 ज़ार। 5 का भी पेयर और 11 का भी पेयर, तो ये आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। जब हम इस पावर में इकट्ठा लिखेंगे तो 5 11 ये 55। तो यस क्या है, इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 55। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की। तो 31 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस केस में आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, मतलब पिछला जो क्वेश्चन किया उससे 2 स्टेप आगे काम करना है। पिछला काम और उसमें थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है, बस एक स्टेप आगे हमें काम करना है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे। तो 13 13 ज़ार 169, फिर 13 1 ज़ार 13, तो आपके 169 के 13 और 13 बने, 13 का स्क्वायर ये हो गया। हमने इसको ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक है। अब ना भी लिखें, ये वाला स्टेप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, ज़्यादा इशू बात नहीं है इस बात पे कि ये वाला स्टेप ना भी करें। अब देखें, हमने लेना स्क्वायर रूट, एक साइड पे हमने ले लिया स्क्वायर रूट और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 वो ले ली। तो ये आपस में कट जाएंगे और रिजल्ट आ जाएगा 13। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कवर। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड की। तो यहाँ पर आपके पास ये बनता है 17 से, तो 17 टाइम्स आपके पास होता है, और 17 1 ज़ार आपके पास 17 आ जाएगा। सो 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर बन जाएगा। इसको फिर वैसे लिख लिया और ये 2 कट गया और रिजल्ट 17 आ गया। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। अब ये फ्रैक्शन है तो हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, 49 के अलग से और इसके अलग से। तो यहाँ पर ये बाय मिस्टेक लिखा गया है। तो 7 7 ज़र 49 और 7 1 ज़र 7 66 है आपके पास 25। तो 5 1 ज़र 5, 1 रह गया 12 बना, 5 2 ज़र 10, फिर क्या रह गया 2 रह गया 25 बना, 5 5 ज़र 25, फिर
5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर देखें स्क्वायर रूट हमने ये इसका बनाया 7 स्क्वायर, क्योंकि इसके दो पेयर हैं। इसके यहाँ पर देखें इसके अलग अलग बात करें, 4 नंबर्स हैं तो दो दो पेयर्स इसके आ जाएंगे। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर इकट्ठा कर दिया और इसका रूट की जो वैल्यू है वो यूज़ कर ली, तो ये आपके पास आ जाएगा 7/25। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो यहाँ पर सिचुएशन वही है, ये हमने पहले भी किया है जब हमने इससे पिछला क्वेश्चन किया था जिसको हमने परफेक्ट स्क्वायर जो है प्रूव किया था। इसका मतलब यहाँ तक तो हम पहले ही कर चुके हैं, इससे पिछला क्वेश्चन हमने यहाँ तक किया, इससे हम एक्स्ट्रा स्टेप ये वाला कर लेंगे। 2 2 से कट जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा 55। यहाँ तक हमने इससे पीछे वाले पार्ट में किया था, तो यहाँ हम ये नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। 32 में आपको कहा है कि आप स्क्वायर रूट फाइंड करें बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयर्स बनाते हैं। तो हमने 3 का पेयर और 61 का पेयर बना लिया, क्योंकि हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरफ से। तो पहले हम बनाएंगे 61 का पेयर और फिर बनाएंगे 3 का पेयर। तो इस नंबर को अप्रोच करेंगे स्क्वायर की फॉर्म में। तो 1 1 ज़ार 1, तो 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, 61 पूरा का पूरा हम यहाँ कॉपी करेंगे। अब क्या आएगा 1 ऐड करके। सो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। अब 2 के साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है 9। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 को 9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आता है 9 9 ज़ार 81, 9 2 ज़ार 18 और प्लस आपके पास 8 26। सो 26 आ जाएगा। 9 हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 29 में 9 ऐड करके 30। तो रिज़ल्ट आ गया 19। तो इस केस में इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आएगा 19 आएगा। अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड की। तो सेकंड में भी सिचुएशन वही है, सबसे पहले हम बनाएंगे पेयर्स बनाने के बाद आपके पास आ जाएगा 7। तो 2 2 ज़ार 4, 3 3 ज़ार 9 होता है वो तो बढ़ जाएगा, तो 2 2 ज़ार 4, 3 बच जाएगा, पेयर्स उठा लेंगे। अब 2 + 2 कितना होता है 4। अब 4 को हम 7 के साथ जब ज्वाइन करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट पाएगा 7 7 ज़ार 49, 7 4 ज़ार 28 प्लस 4 आपके पास 32। तो 329 बन जाएगा 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद, और यहाँ हम करेंगे 7 तो ये बन जाएगा 54। 47 में अब 7 मज़ीद ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। इन द सेम केस नेक्स्ट की अगर हम बात करें, फ्रैक्शन आ रही है, तो सबसे पहले हम 100 को फिर 121 को, 100 को क्या करेंगे जब पेयर्स बनाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 1 ज़ार 1, ठीक है। 0 साथ में आ जाएगी। अब 20 है, सो 20 कैसे हुआ है, +1 करेंगे तो क्या आएगा 2। सो 2 से 0 कैसे बनाता है, 2 से अगर हम 0 लिख के 0 से मल्टीप्लाई करें तब जाके 0 बनता है, ठीक है। तो 20 ये बन गया। अब यहाँ 0 आ गया और हम 0 ऐड करेंगे 20 में तो ये 20 ही रहेगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 20। इन द सेम केस 121, तो इसका 11 बनता है, वैसे भी आप जानते हो, लेकिन करेंगे 1 1 ज़ार 1, 0 आ गया, 21 लेंगे तो 1 + 1 2। तो 2 के साथ आप 1 जोड़ें तो 21 ही बनाना है, तो बस फर्स्ट केस में ही बन जाएगा। तो ये 21। अब इनकी वैल्यूज़ हम इंसर्ट कर लेंगे, तो 100 अलग अलग करेंगे, 100 का और 121 का, ये 10 आ जाएगा और ये आ जाएगा 11। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो सबसे पहले पॉइंट आ गया, तो पेयर्स हम इस साइड पे भी बना लेंगे और इस साइड पे भी। तो 2 2 ज़ार 4, क्योंकि 3 वाला तो बढ़ जाएगा, 1 वाला बहुत छोटा है, सो 2 2 ज़ार 4। सो 2 आ गया 76 और 2 + 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 के साथ हम 6 ज्वाइन करेंगे 46, तो ये आ जाएगा 52 और 46 का 46 से मल्टीपल आ जाएगा 276। तो इस तरह से इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 2.6, ठीक है। तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, इसका रिज़ल्ट आता है 2.6। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है कि हुरिया हैज़ अ स्क्वायर शेप मैट विद एन एरिया ऑफ 289 स्क्वायर cm। cm स्क्वायर या स्क्वायर cm एक ही बात है। कि आपके पास एक हुरिया जो है, हुरिया के पास एक मैट है जिसका एरिया 289 स्क्वायर है, cm स्क्वायर है, ठीक है। शी वांट्स टू डेकोरेट द मैट, वो उस मैट को डेकोरेट करना चाहती है बाय पुटिंग फ्रिंग्स अराउंड द एजेस। एजेस कहते हैं किनारों को,
फ्रिंग्स कहते हैं झालरें जो होती हैं जो बाहर से लगाई जाती हैं जो एक खूबसूरती के लिए होती हैं। फ्रिंग्स अराउंड द एड्स, वो एड्स मतलब उसके किनारे पे झालरें वगैरह लगाना चाहती है। हाउ मैनी CM ऑफ फ्रिंग शी नीडेड टू बाय, तो उसको कितनी वो झालरें जो हैं वो बाई करनी चाहिए। अब देखें, सबसे पहले एक मैट है जो कि स्क्वायर शेप का है कुछ इस तरह से। अब वो चाहती है कि यहाँ पर क्या है, झालरें वगैरह यहाँ पे वो इसकी चारों साइड्स पे लगा ले। ठीक है, अब ये चारों साइड्स पे अगर वो झालरें लगाना चाहती है तो उसको कितनी चाहिए, उसके कितनी ये झालरें जो हैं वो बाय करनी चाहिए। अब देखिए, ये जो चारों चीज़ें हैं इनको मिला के बोलते हैं, किसी भी आपके पास कोई भी शेप हो उसका पैरामीटर बोलते हैं। जो उसकी लाइन, जो उसकी जो साइड्स होती हैं उनका सम जो होता है वो पैरामीटर कहलाता है। तो इसका मतलब हमें स्क्वायर का पैरामीटर निकालने को कहा जा रहा है। और स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है वो होता है 4 टाइम्स साइड, क्योंकि हम जानते हैं उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चार साइड्स होती हैं, साइड 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 और साइड, चार साइड्स हैं। तो इसकी चारों साइड्स को मिला के हम जो बात करते हैं वो होता है पेरीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ठीक है, तो इस केस में पेरीमीटर के लिए साइड चाहिए, लेकिन साइड तो है ही नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस एरिया की मदद से साइड निकालेंगे और फिर साइड की मदद से पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले साइड ऑफ लेंथ स्क्वायर रूट निकाल लेंगे एरिया का। एरिया कितना है, 289 cm स्क्वायर। तो 289 cm स्क्वायर, और 289 को हम काफ़ी बार करके आए हैं कि ये 17 का स्क्वायर होता है। तो 17 टाइम्स 17 लिखेंगे। अब 17 और cm स्क्वायर, इसमें से 17 cm आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर भी कट जाएगा और इसकी पावर 2 है, इससे कट जाएगी। तो आपके पास 17 cm एक आपके पास साइड जो आएगी लेंथ की साइड आ जाएगी। और पेरीमीटर जो होता है 4 इंटू साइड्स होता है, तो 4 इंटू 17 तो 68। तो इसका जो पेरीमीटर बनता है 68। तो हुरिया को 68 सेंटीमीटर फ्रिंग्स जो हैं चाहिए उस मैट को डेकोरेट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर हैविंग एरिया क्या है 441 स्क्वायर मीटर। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई खास फर्क नहीं है, बल्कि पिछला क्वेश्चन इससे ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि वहाँ पर हमें साइड के साथ उसकी पैरामीटर भी फाइंड करनी थी, यहाँ पर सिर्फ साइड ही फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, एरिया लेंथ जो साइड लेंथ होती है वो क्या होती है, एरिया का स्क्वायर रूट, एरिया है 441। अब 441 को हम 21 टाइम्स 21 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसकी फैक्टर बनाएं तो कुछ इस तरह से ही फैक्टर बनते हैं। यहाँ पर देखें 441 और सबसे पहले 3, सो 3 1 ज़ार 3 और यहाँ पर 2, तो 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 4 12 एंड 3 7। फिर करेंगे 3 से, तो 3 4 ज़ार 12 एंड 3 9 एंड 7 7। तो आप देख सकते हैं कि 3 का 7 21 और 3 का 7 21, तो 21 का स्क्वायर ही बनता है 21 टाइम्स 21। ठीक है, तो 21 मीटर आ जाएगा इस केस में हमारा रिज़ल्ट। ठीक है, जब हम पेयर्स बनाएंगे, ये देखें 3 टाइम्स 3 टाइम्स 7 टाइम्स 7, तो 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, सो 3 टाइम्स 7 होल का स्क्वायर कितना होता है 21। 21 का स्क्वायर, तो 21 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 21 टाइम्स 21, इसीलिए मैंने 441 को 21 टाइम्स 21 लिखा है, तो 21 मीटर। तो इसीलिए हमारे पास जो उस स्क्वायर की लेंथ आएगी वो आएगी 21 मीटर। इस तरह से हमारी ये जो एक्सरसाइज है एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।